इतिहास के पन्नों से। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या चीन की दीवार के बारे में पता नहीं, ऐसा शायद कोई इंडियन नहीं, लेकिन कितने इंडियंस को ये पता है कि कई सालों पहले इंडिया के बीचों बीच भी एक ऐसी दीवार हुआ करता था जो हजारों मील लंबी थी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या थी वो वॉल ऑफ इंडिया, उसको बनाने की पीछे की कहानी और फिर उसे तोड़ने की जरूरत भी क्यों पड़ी। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। साल 1995 लंदन की एक लाइब्रेरी में रॉय मॉक्सम नाम की एक व्यक्ति एक किताब पढ़ रहे थे। किताब का नाम था रैम्बल्स एंड रिकलेक्शंस ऑफ एन इंडियन ऑफिशियल। उस किताब की लेखक का नाम था विलियम हेनरी स्लीमैन, जो एक फेमस ब्रिटिश थे और इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पे पहले ब्रिटिश आर्मी और बाद में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कई दशकों तक काम किए, जिन्होंने 1828 में जबलपुर में डायनासोर्स की अस्थियों की खोज किया था और 1830 में खूंखार डकैत गैंग ठगियों का खात्मा किया। उस किताब में एक ऐसी वॉल का जिक्र था जो इंडियन मैप के बिल्कुल बीचों बीच देखा जा सकता था। लगभग 1200 किलोमीटर लंबी ये वॉल या दीवार अनडिवाइडेड इंडिया में थी, यानी भारत और पाकिस्तान अलग होने से पहले, और इस्लामाबाद जो आज की पाकिस्तान में है वहां से उड़ीसा तक फैली हुई थी। अब क्योंकि स्लीमैन एक फेमस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे और इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा जानकार थे, तो उनकी किताब में जिक्र हुआ ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में जानने के बाद रॉय मॉक्सम को लगा ये सच्ची घटना होगी और फिर उन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरी, आर्काइव और म्यूजियम में रखी पुराने दस्तावेजों को खंगाला और उनके अध्ययन किए और उस ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के अवशेष ढूंढने के लिए वो 3 बार इंडिया का दौरा भी किए और आखिरकार उत्तर प्रदेश के इटावा में उनको उस दीवार के कुछ हिस्से मिले। उसके बाद मॉक्सम कन्विंस्ड हुए कि स्लीमैन की दावा सच थी और फिर उन्होंने खुद एक दूसरी किताब लिखी, द ग्रेट हेज ऑफ इंडिया के नाम से। बाद में इस किताब की अनुवाद हुई मराठी और तमिल में भी। लेकिन स्लीमैन या मॉक्सम की किताबों में जिस इंडियन वॉल का जिक्र है वो असल में क्या था और क्यों था, इसको जानने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा रॉबर्ट क्लाइव के समय पे। 1757 में सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराने के बाद अंग्रेज बंगाल की शासन पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1759 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में नमक की कारोबार को ब्रिटिश के कब्जे में कर लिया था और उसमें टैक्स लगा दिया था। यानी अब से भारतीय लोगों को अपने ही देश में नमक बनाना, उसको बेचना और फिर बाजार से उस नमक को खरीद के खाने के लिए ब्रिटिशों को टैक्स देना पड़ता था। अब एक सवाल ये उठ सकती है कि इतना कुछ रहते नमक ही क्यों? दरअसल भारत आने के बाद से ही रॉबर्ट क्लाइव ने ये नोटिस किया था कि पूरे भारत में सारे भारतीय लोग बहुत सारा नमक का कंजम्पशन करते हैं। अगर इस जरूरी चीज पे टैक्स लगा दिया जाए तो मोटी कमाई हो सकती है। जैसा सोच वैसा काम, और फिर उसका रिजल्ट भी मिला। कुछ ही सालों में नमक का टैक्स से बहुत रेवेन्यू का कमाई हुआ अंग्रेजों को। अब जैसे जैसे साल बीतता गया, अंग्रेजों का कब्जा पूरे भारत में होने लगा और पूरी भारत की नमक की व्यापार को भी वो लोग कब्जा कर लिया। नमक का टैक्स बढ़ता ही गया। क्लाइव के टाइम पे यानी 1750 के दशक में जहां एक मन यानी लगभग 40 किलो नमक पे लगभग 1.5 रुपया टैक्स लगता था, वही 1770 के दशक में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे वो टैक्स बढ़ के हुआ 2 रुपए और फिर 1780 आते आते टैक्स हो गया 2.25 रुपए। और आज से लगभग 250 साल पहले की बात हो रही है, तो तब के 2 या 2.25 रुपए बहुत ही ज्यादा था और इतनी टैक्स के चलते नमक बहुत महंगा हो चुका था। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1880 के दशक में ब्रिटेन में जहां 1 टन नमक खरीदने के लिए सिर्फ 30 सेंट देने पड़ते थे, वही भारत में 1 टन नमक खरीदने पड़ते थे 20 पाउंड देके। यानी ब्रिटेन जैसे अमीर देश के मुकाबले भारत जैसा गरीब देश में नमक के लिए लगभग 100 गुना ज्यादा खर्चा करना पड़ता था। इतनी निर्दय और बर्बरता से भारतीय को लूटते थे अंग्रेज। लेकिन नमक इतनी महंगी हो जाने की वजह से
आम हिंदुस्तानी उसे खरीद नहीं पा रहे थे और इसलिए शुरू हुई नमक की स्मगलिंग। देश की पश्चिमी भाग जैसे राजस्थान और गुजरात में क्योंकि नमक का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता था, तो वहां से नमक स्मगल करके देश की बाकी हिस्सों में लाया जाता था। इससे भले ही गरीब भारतीयों को उनकी जरूरत का नमक किसी तरह मिल जाती थी, लेकिन नमक की स्मगलिंग से अंग्रेजों को लाखों का नुकसान हो रहा था और इस स्मगलिंग को रोकने के लिए ब्रिटिश बहुत सक्रिय हो गए। जगह जगह पे कस्टम्स पोस्ट और सुरक्षा चौकियों को लगा दिया गया। इन चौकियों को भारत के नक्शे के हिसाब से एकदम बीचों बीच से उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाया गया ताकि पश्चिम भारत से बाकी हिस्सों में स्मगलिंग ना हो पाए। लेकिन इन चौकियों से बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। पहली बात तो एक एक चौकियों को काफी बड़ी इलाके की निगरानी करनी पड़ती थी, जो बहुत मुश्किल था। दूसरा कारण था इन चौकियों की देखरेख में हो रहे मेंटेनेंस कॉस्ट, जो काफी हाई था। तीसरी वजह थी स्मगलरों का नए नए पैतरे यूज करना स्मगलिंग के लिए। इसीलिए अंग्रेजों की तरफ से भी सोच विचार और प्रयोग जारी रहा इस स्मगलिंग को रोकने के लिए। ऐसे ही करते करते सन 1869 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बड़ा प्लान किया, एक बहुत बड़ी और ऊंची दीवार बनाने का भारत की एकदम बीचों बीच से। तय हुआ कि इस्लामाबाद से शुरू होकर हरियाणा के हिसार, उत्तर प्रदेश की आगरा और झांसी, मध्य प्रदेश की बुरहानपुर होते हुए ओडिशा तक एक लगभग 1600 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की ही तरह विशाल होगी। लेकिन जब इस दीवार को बनाने की खर्च का आंकड़ा लगाया गया तो पता चला कि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है और उतनी बजट अंग्रेज एलोकेट नहीं करना चाहते हैं। ऑल्टरनेटिव का तलाश जारी रहा और अंत में तब के कस्टम कमिश्नर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और खुद 1885 से 1906 तक कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रहे, उन्होंने एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव का सुझाव भी दिया कि दीवार को क्यों ना झाड़ियों से बनाया जाए। ह्यूम खुद एक बॉटनिस्ट थे और पेड़ पौधों के बारे में उनको अच्छी जानकारी थी। और फिर जब उनकी प्लान को लंदन की हायर अथॉरिटी से मंजूरी मिल गई, तो फिर ह्यूम ने जिस जिस जगह से होकर ये दीवार गुजरेगी, उन जगहों की मिट्टी और वहां की वेदर के हिसाब से कई अलग प्रकार के पेड़ पौधों पे रिसर्च करने के बाद आखिरकार करोंदा, या जिसको गूसबेरी भी बोला जाता है, उसको चुना झाड़ी बनाने के लिए। करोंदा की झाड़ी बहुत घनी होती है और बहुत जल्दी बढ़ती भी है, इसलिए कुछ और पौधों के साथ करोंदा को मिला के बोए गए सिस्टमेटिक तरीके से। इसी की पैरेलल रोड भी बनाया गया और पौधों को पानी देने के लिए कुएं भी खुदवाए गए। 1 से 2 साल के अंदर ही पौधे बड़े हो गए और बहुत बड़ा एक झाड़ी का दीवार बनकर तैयार भी हो गया। इस झाड़ी की दीवार की ऊंचाई लगभग 12 फीट और चौड़ाई 14 फीट की थी और ये झाड़ी इतनी घनी थी कि इसको फांदना या पार करना कोई इंसान तो क्या, जानवरों के लिए भी बहुत ही मुश्किल था। करीब 1200 किलोमीटर लंबी थी ये झाड़ी की दीवार। जल्दी ही इसकी असर भी दिखना शुरू हो गया। तब की गवर्नमेंट रिकॉर्ड की माने तो एक साल में करीब 7 से 8 हजार नमक के स्मगलर्स को धर लिया गया और लाखों रुपए की जुर्माना भी वसूला गया। लेकिन सिर्फ 1 दशक के अंदर ही ये दीवार ब्रिटिश गवर्नमेंट की गले की कांटा बन गया और फिर इसे नष्ट भी कर देना पड़ा। क्यों और कैसे, चलिए ये जानते हैं। इस दीवार के बनने से नमक की अवेलेबिलिटी कम हो गई और नमक महंगा भी हो गया। इसलिए जहां जहां से ये दीवार गुजरता था, वहां के लोकल लोगों में भारी असंतोष दिखा। वो लोग कस्टम चौकियों पे हमला करते, कर्मचारी और सिपाहियों को पीटते और लूटपाट भी मचाते। दूसरा कारण ये था कि नमक की चेकिंग की वजह से इन सब चौकियों में बाकी ट्रेड और ट्रांसपोर्ट हो रहे सामानों की चेकिंग भी होती थी और गाड़ियों और सामानों को रोक दी जाती थी, जिससे बहुत ज्यादा समय नष्ट होता था। कई सामानें नष्ट भी हो जाती थी और ट्रेड में भारी नुकसान होता था। तीसरा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण यह भी था कि कुछ ही सालों के अंदर कस्टम चौकियों की कर्मचारी और सिपाहियों घूसखोर बन चुके थे। मोटा रकम घूस के बदले में नमक की स्मगलिंग होने देते थे। प्रख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद्र ने तो इस घूसखोरी के ऊपर एक बहुत अच्छा किताब भी लिखी है,
आज से लगभग 100 साल पहले। किताब का नाम है नमक का दरोगा, जिसमें लेखक ने काल्पनिक चरित्रों के सहारे उस समय की असलियत को वर्णन किए थे। आखिर मुनाफा बढ़ाने के लिए बनाया गया इस दीवार ने फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट का घाटा करना शुरू कर दिया और अंत में 1882 आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक की टैक्स पूरे भारत में एक जैसा कर दिया। टैक्स में कटौती भी की और फिर नमक स्मगल करने की जरूरत भी खत्म होने लगी, तो झाड़ की दीवार की जरूरत भी खत्म होने लगा और फिर कुछ ही सालों में ये सिर्फ एक इतिहास बन के रह गया। आज की टॉपिक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।